बालक, आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। यानी आज डिटेल स्टडी हम लोग इस चीज़ के लिए करेंगे कि जो वर्क हम लोग करने जा रहे हैं, जो अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आखिर उसका क्या मतलब है। हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या नेचर है उसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, क्या स्कोप है उसका, हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। अकाउंटिंग के भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, कुछ स्कोप होगा, कुछ नेचर होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ फीचर्स होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग इस अकाउंटेंसी में हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी जो है उसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, किसे कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग in which we deal about the business activity, business result, business position, business performance, business activities। कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो हम सिंपल वे में यह कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी वह विज्ञान है जिसके अंदर हम लोग बिजनेस के रिजल्ट को जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसके अंदर वर्क करते हैं, है ना। तो अकाउंटेंसी को हम सिंपल वे में कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी डील अबाउट द business activity, business performance and position in a particular period of time, particular period of time। यानी एक निश्चित समय में एक बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए जिस सब्जेक्ट का स्टडी हम लोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं बाबू, अकाउंटेंसी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि सर ये हमने तो देख लिया कि भैया अकाउंटेंसी के अंदर में रिजल्ट को पता करना है, बिजनेस के रिजल्ट का, बिजनेस के पोजीशन का, बिजनेस के परफॉर्मेंस का, लेकिन ये कैसे होगा, क्या तरीके होंगे, क्या कुछ करना होगा उस रिजल्ट को जानने के लिए, कुछ तो प्रोसेस होंगे रिजल्ट को जानने का। तो ये अकाउंटेंसी जो आप देख रहे हैं बाबू, ये एक तरीके से प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक सिस्टम है, एक मेथड है, जिसको स्टडी करके ही आप बिजनेस के रिजल्ट को पता कर सकते हैं। ये पूरा एक क्या है, पूरा एक नॉलेज है जिसके अंदर में हम लोग बिजनेस के सारे टर्मों को स्टडी करेंगे, उससे परफॉर्मेंस का पता लगाएंगे, पोजीशन का पता लगाएंगे, उसके सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रूल रेगुलेशन टेक्निक जो दिए गए हैं बिजनेस के अंदर में, वो सारे टेक्निक रूल रेगुलेशन का स्टडी हम लोग इस अकाउंटेंसी के अंदर में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जब हम अकाउंटेंसी को पढ़ाई करते हैं तो बिजनेस के रिजल्ट के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट को जानने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा ना, तभी तो रिजल्ट को हम पता कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर में जो स्टडी करना होता है जिससे रिजल्ट पता लगाया जा सकता है, वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी के अंदर में हम सबसे पहले जो वर्क जहां से स्टार्ट करते हैं बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए, वो कौन सा प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग होता है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग को भी तो समझना पड़ेगा। तो हमने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, it is a process of
recording, classifying, summarizing, analyzing and reporting of a business concern in financial term, यानी हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग तक का जो काम करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखने से लेकर के लोगों को बताने तक का जो काम करते हैं, वो किसके अंदर में करते हैं? अकाउंटिंग के अंदर में करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी जो ऊपर में आपको बताया था कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, एक स्टडी है, एक सिस्टम है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, जिसके अंदर में स्टडी करके ही हम बिजनेस के रिजल्ट का क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि एक बिजनेस का क्या रिजल्ट है, क्या उसका प्रॉफिट है, कितना उसका लॉस है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, कितने उसके लायबिलिटी है, कितना उसका कैपिटल है। ये सारा स्टडी किसके अंदर में करते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी के अंदर में। तो उसके अंदर में ही जब हम जाएंगे, जब उससे रिजल्ट को पता लगाने के लिए हम लोग वर्क करेंगे, उस वर्क को ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर डिफिनीशन इसका यही हुआ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ए बिजनेस कंसर्न इन फाइनेंशियल टर्म। इन फाइनेंशियल टर्म या फाइनेंशियल नेचर, जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम आगे बढ़ें तो इसमें यह चीज हम लोग देखेंगे कि जो प्रोसेस है अकाउंटिंग के अंदर में बाबू, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कितने हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने अभी बताया वो कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के हमने रखा आपके सामने। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग, चौथा एनालाइजिंग और पांचवा रिपोर्टिंग। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग करने का, रिकॉर्डिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक का, ये कैसे किए जाते हैं, किस टर्म में किए जाते हैं, क्या बोला जाता है? तो सबसे पहला जो टर्म आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं हम लोग बाबू? इस रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जो फर्स्ट टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने का काम हम लोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रिकॉर्डिंग कहते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग किया जाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कहां किया जाता है? कहां किया जाता है? जनरल एंट्री में। कहां किया जाता है? जनरल एंट्री में। अगर बिजनेस कंसर्न स्मॉल रही तो, और वही अगर बिजनेस कंसर्न लार्ज स्केल पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर बिजनेस करी जा रही है, तो संभव तो नहीं है कि सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जनरल किया जा सके। हम आगे स्टडी करेंगे कि सर जनरल क्या होता है, कैसे जनरल बनाए जाते हैं, क्या रूल होता है जनरलाइजिंग करने का, उसका भी स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि जो बिजनेस छोटी होती है बाबू, वहां बहुत छोटा ट्रांजैक्शन होता है, बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है, और कम ट्रांजैक्शन होने के कारण उन सभी ट्रांजैक्शनों को हम लोग सिंगल और इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जहां बिजनेस लार्ज स्केल पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, जहां पर सेकंड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या उन सारे को सिंगल इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया जा सकता है? संभव है? नहीं संभव है।
तो उसे संभव बनाने के लिए ही ये स्पेशल जनरल एक तैयार किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सब्सिडरी बुक। क्या रखा गया बाबू? सब्सिडरी बुक। अब ये दोनों वर्क हमारा किसके अंदर में हो जाएगा? रिकॉर्डिंग के अंदर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोसेस तो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अगला नंबर जो प्रोसेस है वो है क्लासीफाइंग। अब ये क्लासीफाइंग क्या होता है सर? क्लासीफाइंग किसे कहते हैं? तो भैया बिजनेस का ट्रांजैक्शन एक कैटेगरी के तो होते नहीं। क्या एक तरीके से डील करती है? केवल वो परचेज करने का ही काम करती है? क्या केवल वो सेल करने का ही काम करती है? क्या वो सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकुलर लेन देन करती है? नहीं, वो कंपाउंड एंट्रीज को पास करती है। अलग अलग प्रकार के जो वो टर्नओवर कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, उन सारे को रिकॉर्ड करने का वो काम करती है। करती कि नहीं करती? अब जो भी हम लोग एंट्री पास किए हैं जनरल में, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने करा था उसको कहां रिकॉर्ड कर लिया था? जनरल एंट्री में। सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड कर लिए थे? जनरल एंट्री में। तो क्या सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पर रखकर रिजल्ट निकाला जा सकता है? संभव है। सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में जितने भी प्रकार के लेन देन हो रहे हैं, अगर आप एक जगह पर उसे रखेंगे तो उससे कुछ रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक जगह से कभी भी रिजल्ट को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे कंडीशन में जितने भी ट्रांजैक्शन आपने करा है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा? क्लासिफाइंग करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जो भी जितने भी प्रकार के लेन देन आपने करे हैं उसको एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। जैसे आपने एक बिजनेस में ही परचेज भी करा है, सेल भी करा है, रेंट भी दिया है, हाँ, इंटरेस्ट भी पेड किया है, हाँ, लोन भी लिया है, बैंक में डिपॉजिट भी किया है, बहुत प्रकार के लेन देन हुए हैं। तो ये सारे प्रकार के जो लेन देन आपने करे हैं उसके लिए सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकुलर अकाउंट बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? एक सेपरेट प्लेस पर रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जहां पर सारे ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड किए थे उसे सिंगल इंडिविजुअली बांटने का काम जो हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग में ही हम लोग जो वर्क करते हैं ना बाबू, वो क्या कहा जाता है? लेजर कही जाती है। क्या कहा जाता है? लेजर कही जाती है। यानी जो भी हम लोगों ने जनरल एंट्री करा है उस जनरल एंट्री से अब हमें उसे क्या कर देना है? बांट देनी है, अलग अलग कर देना है। पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकुलर अकाउंट हमें बनाने हैं। तो जहां अकाउंट हमें बनाने हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेजर। तो अब लेजर का भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे में, धीरे धीरे करके सारे चीजों का स्टडी करा जाएगा। फिर देन आगे लेजर बनाने के बाद उसी को कह रहा है कि अब समराइजिंग का भी वर्क आप ही को करना है। तो कहने का मतलब कि पहले समराइजिंग तो समझें, तब तो उसको छोटा करने का काम हम लोग करेंगे। तो समराइजिंग मीन्स कि जो जनरल एंट्री को जो लेजर में हम लोगों ने पोस्ट करा है, लिखा है। जैसे एक बिजनेस में एक बार तो परचेज होगा नहीं। क्या एक साल में एक बिजनेस के द्वारा एक ही बार परचेज किया जाएगा? एक ही बार सेल किया जाएगा? एक ही बार रेंट दिया जाएगा? एक ही बार इंटरेस्ट पेड होगा? कोई जरूरी तो नहीं है ऐसा कि जो भी लेन देन हम लोग करेंगे पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में एक बार ही करेंगे। नहीं ना, ऐसा हो सकता है? तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम अपने बिजनेस को अलग अलग हम कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में हमें उसको क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। यानी जितने भी हम लोगों ने लेन देन करा है उसको लेजर में बांटने के बाद उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा। यानी उसको एक जगह पर रखने का भी काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से परचेज अकाउंट हमने बनाया, सेल्स अकाउंट हमने बनाया, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी एक बिजनेस में जितने भी बार ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको लेजर में लिखने के बाद उसको एक ऐसे जगह पर भी रिकॉर्ड करना है जहां पर वो शॉर्ट वे में रिजल्ट को बता सके, यानी एक समरी वे में चीजों को बता सके। जैसे आप कोई भी चैप्टर का स्टडी करते हैं
तो स्टडी करने से पहले चैप्टर के शुरुआत में समरी दिया होता है ना, बताया गया होता है ना कि भैया कैसे उस चीजों का स्टडी, किस किस पॉइंट पर स्टडी करना है, बताया गया होता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी जो वर्क आप कर रहे हैं उसको भी क्या करना है, समराइज करना है। यानी जितने भी बार आपने परचेज करा है उस परचेज को एक फिगर में रिकॉर्ड करके आपको दिखाना, एक वैल्यू उसको देना है, मात्र एक वैल्यू में ही रिजल्ट को बता देना। तो उस चीजों के लिए, समराइजिंग के लिए हम लोग जो टेबल तैयार करते हैं बालक, वो कौन सा टेबल तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। कौन सा, ट्रायल बैलेंस। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं जिसमें किसी भी लेजर के एक पार्टिकुलर हम लोग रिजल्ट को क्या करते हैं, शो ऑफ करने का काम करते हैं। पूरा जितने भी साल में हमने, पूरे साल में जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करा है, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहां शो करते हैं, उसके समरी रिजल्ट को ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये ट्रायल बैलेंस से होगा क्या, ट्रायल बैलेंस से होगा क्या। ठीक है, आपने कह दिया कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर लेना है। ये समझ में आता है कि हाँ भैया रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, उसको अलग अलग बांटना ये भी समझ में आता है कि बांटना क्यों जरूरी है। लेकिन ये जो आपने कहा कि उसका एक समराइजिंग रिजल्ट पता करना है ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ये क्यों जरूरी है सर? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी भी ट्रांजैक्शन का समरी नहीं तैयार कर लेते तब तक वहां से कोई भी रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा कि पूरे साल में आपने कितना, कोई भी पॉइंट पर आपने एक्सपेंसेस करा है, कितना आपका इनकम हुआ है, हाँ? कितना आपका एसेट्स है, कितना आपका लाइबिलिटीज है और कितना आपके बिजनेस का कैपिटल है। ये सारा चीज पता आपको किसके थ्रू चलेगा, ट्रायल बैलेंस के ही थ्रू चलेगा। और ये ट्रायल बैलेंस इसलिए भी हम लोग बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के एक्यूरेसी को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या कर सके, चेक कर सके। यानी जो भी आपने अकाउंटिंग करा है, जो भी आपने अमाउंट लिखा है बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, वो सही है या नहीं है, इसका जांच भी आप किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है, पता चल गया। ट्रायल बैलेंस से ही आपको पता चलेगा कि बिजनेस का एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना रिजल्ट है ना, अलग अलग लेजर से। और इसलिए भी इसको बनाना जरूरी है कि बिजनेस का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किया जा सके, पता लगाया जा सके कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में वो गलत रिजल्ट दे देगा, गलत रिजल्ट हो जाएगा ना जी। तो इसका भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, धीरे धीरे सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अब देखिए अगले नंबर में कह रहा है भैया, अगला प्रोसेस जो है वो है एनालाइजिंग। यानी अकाउंटिंग के प्रोसेस में चौथा जो वर्क हमें करना है वो किसका करना है, एनालाइजिंग का। अब एनालाइजिंग मींस क्या होता है सर, एनालाइजिंग में क्या करना है, ठीक है रिकॉर्डिंग में तो सीख लिए कि लिखना है, फिर क्लासिफाइंग में भी हमने सीख लिया कि उसे अलग अलग करना है, समराइजिंग में भी हमने पता लगा लिया कि उसका एक जगह पे समरी रूप में रिजल्ट तैयार कर लेना है, तो भी हमने सीख लिया। तो ये एनालाइजिंग क्या होता है सर, तो एनालाइजिंग मींस कि रिजल्ट क्या करना बाबू, कैलकुलेट करना। क्या करना, रिजल्ट का कैलकुलेशन करना। और रिजल्ट का कैलकुलेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। रिजल्ट का कैलकुलेशन हम लोग कितने प्रकार से करते हैं बाबू, दो प्रकार से। पहला एक परफॉर्मेंस के लिए, पहला एक किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा बिजनेस के पोजीशन के लिए। दो रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दो चीजों का एनालिसिस करते हैं हम लोग। पहला परफॉर्मेंस, बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा बिजनेस के पोजीशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि अगर हम लोग रिजल्ट परफॉर्मेंस को पता करना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर हमें पता करना है कि बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, तो हम लोग परफॉर्मेंस के अंदर में बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। किस चीज का पता करते हैं बालक,
बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। और इसके लिए अकाउंट जो बनाई जाती है वो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके जरिए पता लगाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी से हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा, यानी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ठीक है। और दूसरा जो हमने कहा कि बिजनेस का पोजीशन आपको पता करना है, तो इस पोजीशन में क्या पता करना है आपको भैया? पोजीशन में पता करना है बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। अब बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल आपको पता करना है, तो इसके लिए भी टेबल बनाने पड़ेंगे, इसके लिए भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और जो फॉर्मेट बनाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा भैया? बैलेंस शीट। क्या बनाया जाएगा? बैलेंस शीट। यानी बिजनेस के रिजल्ट को पता करने के लिए दो स्टेटमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, एक परफॉर्मेंस को जानने के लिए और दूसरा पोजीशन को जानने के लिए। परफॉर्मेंस मींस कि बिजनेस पूरे 1 ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस उसको हुआ है यह पता कर लेना। और पोजीशन मींस कि बिजनेस का क्या सॉल्वेंसी है, वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट हो चुका है, यह पता लगाने के लिए भी हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो हम लोगों को परफॉर्मेंस पता करना था, यानी प्रॉफिट और लॉस जो हमको पता करना था, किस अकाउंट के जरिए करना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए। और जो बिजनेस का पोजीशन पता करना था वो किसके जरिए पता करना था? बैलेंस शीट के जरिए पता करना था। इसका भी स्टडी हम लोग करेंगे। सारे इस पॉइंट को स्टडी हम लोग अलग अलग चैप्टर वाइज करके स्टडी करेंगे। पूरे ये चैप्टर स्टडी करने हैं आपको 11th क्लास में। सारे ये चैप्टर इंडिविजुअली आपको दिए गए हैं बुक में। ठीक है। तो इसका एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा एक पॉइंट और बचा हुआ है तो उसको भी डील कर लेते हैं, रिपोर्टिंग। यानी अकाउंटिंग का सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है भैया? रिपोर्टिंग। अब ये रिपोर्टिंग के अंदर में क्या करना है सर? अरे ये तो ठीक है कि आपने कहा कि लिखना भी है, अलग अलग करना है, उसको छोटा भी करना है, उससे रिजल्ट भी निकाल लेना। ये रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग करना क्यों जरूरी है? तो रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस के रिजल्ट को क्या करना? कम्युनिकेट करना। क्या करना बाबू? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मींस कि आप अपने रिजल्ट को किसी दूसरे को क्या करना? शो ऑफ करना, दिखाना। अब देखो भैया, बिजनेस अगर करे हैं आप तो रिजल्ट केवल आप ही के लिए जरूरी थोड़ी है। बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। नहीं, बिजनेस के ओनर ही केवल नहीं होते बाबू, बिजनेस में एम्प्लॉइज भी होता है, बिजनेस का मैनेजर भी होता है, बिजनेस के क्रेडिटर भी होते हैं, बिजनेस से जुड़ा बैंक भी होता है, बिजनेस में इन्वेस्टर भी होते हैं, बिजनेसमैन का फैमिली भी होता है। नहीं होता है क्या? बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस के रिजल्ट को जानना चाहते हैं। तो बिजनेस का रिजल्ट कैसे पता चलेगा भैया? क्या बिना रिपोर्ट के पता चल जाएगा? बिना फाइनल रिपोर्ट किए पता चल जाएगा? आपने पूरे साल स्टडी करा, पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। आपको अगर कोई बंदा पूछे, आपके गार्जियन अगर कोई पूछे आपने पूरे साल में क्या पढ़ा, तो आप कैसे शो ऑफ करेंगे उसको? रिजल्ट दिखा करके, रिजल्ट ही दिखा करके शो ऑफ कर सकते हैं ना। और वही अभी अकाउंटिंग में भी हम लोग क्या करेंगे? रिजल्ट को शो ऑफ करने का काम करेंगे, कम्युनिकेट करने का काम करेंगे। और ये जो हम लोग रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे वो अभी आपका 11th क्लास में नहीं करना, बस यहीं तक आपको रिजल्ट तक ही का काम आपको करना है। यानी बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन पता कर लेना है, उसे लोगों को कैसे बताना है ये अभी आपको स्टडी नहीं करना। लेकिन इस चीजों का स्टडी आपको इसी 11th क्लास में करना है, वो भी एस्थेटिक्स में करना है। आप लोग जो इकोनॉमिक्स में एस्थेटिक्स पेपर जो पढ़ते हैं उसी में बताया जाएगा कि कैसे हम अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करने का काम करेंगे।
तीन तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है, टेक्सटुअल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में किया जाता है ना। तीन तरीके से हम अपने रिजल्ट को शो ऑफ कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो टेक्सटुअल फॉर्म में हम शो ऑफ कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो टेबल बना करके शो ऑफ कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है तो उस कंडीशन में हम लोग डायग्राम का सहारा लेते हैं, जिसमें आप लोग हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ओजीब वगैरह का स्टडी करेंगे। सारा चीज का स्टडी आपको स्टैटिक्स में करने के लिए मिलेगा, तो हम इसका डिटेल स्टडी यहां नहीं करेंगे। डिटेल स्टडी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बात पता चल गया कि इस अकाउंटिंग में जो 5 प्रोसेस थे, उस 5 प्रोसेस का वर्क सारे का एक दूसरे से क्या है, अलग है। हर एक का काम एक दूसरे से अलग है, और सारा काम करने के बाद जब बिजनेस आगे बढ़ेगी तो ही वो पता कर पाएगी कि बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या और चेंज होना चाहिए, क्या उसमें प्रिंसिपल यूज होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल में चेंजेस होने चाहिए। ये सारा डिस्कशन, सारा आप रिजल्ट कैसे पता कर सकते हैं, पूरे अकाउंटिंग करने के बाद, सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग के अंदर में सारा प्रोसेस था उसका भी हमने जिक्र कर लिया। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि भैया ये अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी, क्या नीड है अकाउंटिंग करने का, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग करना। तो अभी आपने देखा कि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते तो क्या आप बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे, और जब रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो क्या उसे क्लासिफाई कर पाएंगे, बांट पाएंगे क्या एक दूसरे के साथ, नहीं बांट सकते। और जब बांट नहीं सकते तो उसको समराइज भी नहीं कर सकते आप। सबसे पहले तो आपने लिखा ही नहीं है तो समराइज किस बात का करेंगे आप, किस चीज का समराइजिंग किया जा सकता। और जब समराइजिंग नहीं होगा तो फिर रिजल्ट भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्या रिजल्ट का कैलकुलेशन होगा, नहीं हो पाएगा। और जब रिजल्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे क्या, संभव है क्या कुछ बता पाना। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे, मॉनेटरी टर्म में करेंगे और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। किस में करेंगे, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। आप जानते हैं कि बिजनेस लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए होता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में बिजनेस को रिजल्ट जो होगा वो लंबे समय बाद पता चलेगा? क्या बिजनेस का रिजल्ट जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलेगा? चलेगा ना भैया। पीरियड वाइज बांट करके चीजों को पूरा किया जाएगा, है ना। अभी आगे बढ़ेंगे तो एक प्रिंसिपल चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, उसका चर्चा हम वहां पे करेंगे, है ना। तो अभी इतना समझेंगे कि भैया बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक इसको आप फॉलो नहीं करते तब तक बिजनेस का रिजल्ट भी एक्यूरेट, इक्विटेबल, अर्थमेटिकल रूप से सही नहीं मिल सकता। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग का, कैसे पता चले कि हम लोग ये वर्क अकाउंटिंग के अंदर में कर रहे हैं। कुछ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग एक एक करके पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं अकाउंटिंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के, कैसे पता चलेगा कि वो अकाउंटिंग हो रहा है? कुछ तो होने चाहिए ना। जिसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट आप ये देख लीजिए कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं, पहले तो यही समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है बाबू? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एज वेल एज साइंस। यानी अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे कैसे कैसे? इस चीजों को हम पुट करके थोड़ा बता देते हैं आपको कि अकाउंटिंग कैसे आर्ट है और कैसे साइंस है। अब देखो भैया, चूंकि हमने अभी जस्ट बताया कि बिजनेस के जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं
उन सारे ट्रांजैक्शनों को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा ना। तो जो भी आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने खाते में, आप रिकॉर्ड केवल अपने लिए कर रहे हैं क्या? क्या रिकॉर्डिंग केवल अपने लिए कर रहे हैं? नहीं ना। अभी जस्ट आपने देखा ना कि रिपोर्ट भी करना है आपको, कम्युनिकेट भी करना है आपको, इंटरप्रिटेट भी करना है आपको अपने रिजल्ट का, किसी दूसरे को शो ऑफ करना है। तो सोचो अगर आप किसी दूसरे पर्सन को रिजल्ट अपना शो ऑफ करने जा रहे हो और उस कंडीशन में आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को बाय सिस्टम, बाय रूल, बाय मतलब अच्छे तरीके से अगर आप शो ऑफ नहीं करोगे अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को, तो क्या आप लोगों को कुछ बता पाओगे? संभव है? आपने ट्रांजैक्शन करा, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन आप उसे किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लोग उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या उस रिजल्ट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है? हमने बना लिया, हमने खुद सीख लिया, ऐसे होता है क्या? आप जो भी अकाउंटिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि आप उस रिजल्ट को लोगों को अच्छे तरीके से क्या कर सके, समझा सके, बता सके, लोग कोई डिसीजन ले सके आपके रिजल्ट को देख करके, है ना। तो ऐसा अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसी वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। यानी हम अपने रिजल्ट को किसी दूसरे के सामने बेहतरीन ढंग से रख सके, ये क्या है? आर्ट ही तो है, कला ही तो है। आप बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस का रिजल्ट निकाल रहे हैं और लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्या ये किसी के लिए फायदेमंद होगा? क्या कोई इससे रिजल्ट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो फिर आपका किया गया अकाउंटिंग क्या कोई किसी काम का होगा? नहीं, केवल आपके ही काम का होगा, दूसरे के काम का नहीं हो सकता। तो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे दूसरे लोग भी क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। और दूसरे लोगों को समझाने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या कहा जाता है, आर्ट कही जाती है। यानी सारे अच्छे तरीके से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा में हमने कहा कि ये जो अकाउंटिंग आपने करा है वो साइंस भी है, आर्ट तो है ही प्लस साइंस भी है। अब साइंस कैसे है सर? साइंस कैसे है? तो देखो भैया, बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करना केवल अपने तरीके से तो रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड करने के भी कुछ तरीके होते हैं, सिस्टम होता है, रूल होते हैं, फॉर्मेट होता है, मेथड होता है ना। अरे फार्मूला होता है ना जी उसका। आप अपने तरीके से किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्शन को जहां चाहे वहां रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो मेथड कहेगी, जो सिस्टम कहेगा, जो रूल कहेगा, हमें उस रूल को, मेथड को, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यही रूल, मेथड, सिस्टम, पॉलिसी, प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं अकाउंटेंसी के अंदर में, वो क्या कहे जाएंगे, साइंस। साइंस मतलब क्या? साइंस का मतलब सिस्टम, साइंस का मतलब रूल, मेथड, पॉलिसी, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट, यही तो होते हैं साइंस के अंदर में। तो जहां एक्सपेरिमेंट करके चीजों को पूरा किया गया है, बनाया गया है, वो क्या है, साइंस है। तो ये जो अकाउंटिंग का वर्क आप करेंगे वो आर्ट तो है ही है। यानी आपको ये तो देखना ही कि हम कैसे बेहतरीन ढंग से लोगों को बता सके, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि सिस्टम वाइज काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। यानी अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो यह भी आपको देखना है कि कैसे हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। अकाउंटिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमें यहां पर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है
बिजनेस के ट्रांजेक्शनों को, और उन्हीं बिजनेस के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर के हो। किस नेचर के हो? फाइनेंशियल नेचर के हो। यानी केवल उन्हीं ट्रांजेक्शनों को आपको रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कहीं ना कहीं बिजनेस के रिजल्ट को इंपैक्ट डालने वाले हो, जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो बिजनेस को लॉस पहुंचा सकता हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या उसे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या उसे रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं करना। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कह रहा है कि बिजनेस में हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को करेंगे जो किस नेचर के होंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के होंगे। यानी जो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज होगा, या बिजनेस को उससे इनकम होगा, या बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होगा, लाइबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा। यानी कुल मिलाकर जो बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को क्या करने वाला होगा? चेंज करने वाला होगा। केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करने। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ लिया कि बिजनेस में कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करने। थर्ड नंबर, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को जब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे बाबू? मनी के फॉर्म में। यानी कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन मनी भी अगर हुआ है, अदर देन मनी, जैसे सच एज मान लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग पैसे में ना करके क्रेडिट में किए। किस चीज में? क्रेडिट में किए हैं, उधार में किए हैं, तो क्या उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? करना है भैया उस चीजों को भी, भले वो कैश रिसीव्ड पेड हुआ है या नहीं हुआ है। हमें बस ये कर लेना है कि हमें देख लेना है कि इन फ्यूचर इसमें हमें कितना पेमेंट करना है और कितना हमें वैल्यू रिसीव्ड होने वाला है। बस अमाउंट एक कैलकुलेट कर लेना है कि उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट है और कितना रिसीव्ड होगा, कितना पेड होगा। समझ गए बात को? यानी कभी भी जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो मनी का ही कैलकुलेशन किया जाएगा, मनी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर देन मनी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है? जैसे किसी भिखारी को अगर आप दान दे देते हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कोई वस्तु अगर दान दे दी है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर कोई पैसा आपने दान में कर दिया है, चैरिटी आपने कर दिया, डोनेशन आपने दे दिया है अमाउंट का, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? उसका रिकॉर्ड करना है। ठीक है? अदर देन मनी होगा रिकॉर्ड नहीं करना है, जो मनी में होगा केवल उसी का रिकॉर्डिंग। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? आगे बढ़े। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका भैया, क्लासिफाइंग। क्या है? अभी इसका चर्चा हम लोगों ने ऊपर में करा है, क्लासिफाइंग का चर्चा ऊपर में हम लोगों ने करा है। क्या करा भैया? क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग में क्या करते हैं हम लोग? बिजनेस में रिकॉर्ड हुए सारे ट्रांजैक्शन को सेपरेटली जो बांटने का हम लोग काम करते हैं, अलग अलग जो लिखने का काम हम लोग करते हैं, बाय नेचर जो हम लोग ट्रांजैक्शन को बांट देते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को क्या कहते हैं? क्लासिफाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जैसे जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम है वो इनकम में लिख देंगे, जो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है उसको एक्सपेंसेस में लिख देंगे, जो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है वो एसेट्स अकाउंट में लिख देंगे, जो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी और कैपिटल है उसे लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को जो सेपरेटली हम लोग लिखने का काम करते हैं अलग अलग बांट करके, वो क्या कहा जाता है? क्लासिफाइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? क्लासिफाइंग। तो यहां पर इसका जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स था अकाउंटिंग का, वो था क्लासिफाइंग करना, यानी बंटवारा कर देना एक दूसरे के साथ। अगला नंबर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया? समराइजिंग। क्या है? समराइजिंग। अभी समराइजिंग का मतलब भी अभी जिक्र करे थे ऊपर प्रोसेस में। क्या कहते हैं समराइजिंग में? क्या करना है भैया?
समराइजिंग में क्या करना है? तो आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को जो सेपरेटली बांटने का काम आप लोगों ने जो करा था, अलग अलग इंडिविजुअली जो आपने लिखा था अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को, उसको ईयर एंड में एक फाइनल अमाउंट पता करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जैसे मान लो कि अगर आप कोई बिजनेस रेंट के मकान में चला रहे हो, कहां पे चला रहे हो भैया? रेंट के मकान में अगर कोई बिजनेस आप चला रहे हो तो पूरे साल में आप कितना बार रेंट दोगे? 12 बार तो आप दोगे ही, है ना? 12 रेंट तो आपको देना पड़ेगा पूरे साल में। तो सोचो उसका रिकॉर्डिंग अगर आप 12 बार किए हैं तो उसको क्लासिफाई करके कितने जगह पर लिखना पड़ेगा? एक जगह पर। रेंट अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा ना 12 रेंट को। अब क्या रेंट अकाउंट 12 बार बनाएंगे? वो ठीक है 12 बार रेंट दिए हैं, लेकिन लिखेंगे सारे को कहां पे? एक ही जगह पर, रेंट अकाउंट में। और उस रेंट अकाउंट में जो 12 बार हमने लिखा है, क्या 12 बार अमाउंट को अलग अलग करके लिखेंगे? उन सारे 12 अमाउंट को, 12 जो रेंट हमने पेड करा उसको किस में निकाल देना है? एक अमाउंट में चेंज कर लेना। पूरे 12 बार जो हमने रेंट दिया उसे जोड़ करके कितना फिगर निकाल लेना? एक फिगर निकाल लेना। और वही एक फिगर क्या कहा जाएगा? समराइजिंग कहा जाएगा। और वही हमारा क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। यानी हम जो अपना अकाउंटिंग करते हैं उसे रिकॉर्ड तो करते ही हैं, क्लासिफाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसको क्या करते हैं? समराइजिंग का भी काम करते हैं हम लोग, यानी छोटा करने का भी काम करते हैं हम लोग। फिर देन आगे समराइजिंग के बाद एक और पॉइंट था, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? रिपोर्टिंग। यानी अकाउंटिंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिपोर्ट करना। यानी केवल बिजनेस को समराइज करने से ही काम नहीं चलेगा, उसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना? तभी तो आपके बिजनेस में कोई बंदा इंटरेस्ट लेगा, इन्वेस्ट करेगा, कोई आपको लोन देगा, क्रेडिट देगा, है ना? तो रिपोर्ट भी तैयार करने का काम आपका है। रिपोर्ट के साथ साथ उसे कम्युनिकेट भी आपको करना है। फिर देन आगे अगला नंबर है कम्युनिकेटिंग। रिपोर्टिंग के बाद कम्युनिकेटिंग। जो रिपोर्ट आपने तैयार किया है, जो फाइनल रिजल्ट आपने तैयार किया है, वो फाइनल रिजल्ट अब लोगों को क्या कर देना है? बता देना है, दिखा देना है, शो ऑफ कर देना है। यानी बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन जो आपने निकाला उसे क्या कर देना है? कम्युनिकेट भी करने का काम आपको करना है, लोगों को बताना भी। ठीक है, तो ये टोटल आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो किससे मिलते जुलते थे? किससे मिलते जुलते थे? इसके प्रोसेस से। किससे मिलते जुलते थे? इसके प्रोसेस से। और केवल 4 ही का, रिकॉर्डिंग भी तो इसी का पार्ट है ना। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारा तो प्रोसेस में ही आ रहा था ना। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल तो 2 ही बताए आपको कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है, और दूसरा कि ये केवल मनी के टर्म में ही रिकॉर्डिंग किया जाएगा। किसके टर्म में? मनी के टर्म। तो सारा तो आपको क्लियर है ये पॉइंट, कोई दिक्कत? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट एक टॉपिक है बाबू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों? मकसद है अकाउंटिंग करने का, ये भी तो पता होना चाहिए। हम लोगों ने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को लिखा, अलग करा, छोटा करा, रिजल्ट निकाला, लोगों को बताया, क्यों? क्या मकसद था हमारा? ये क्यों किए हम लोग? कुछ तो होगा ना ऑब्जेक्टिव हमारा इस काम को करने से पहले। तो हम लोग अब एक एक करके उस पॉइंट का भी स्टडी कर लेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव्स
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, क्यों किया जाता है अकाउंटिंग, क्यों किया जाता है? अभी तक के प्रोसेस को देख करके आपको क्या लग रहा, क्यों किया जाना चाहिए? सबसे पहला तो हमने कहा ही था कि रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हमने कहा ही था ना कि अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है भैया? रिकॉर्ड करना। सबसे पहला ही काम होता है रिकॉर्ड करना। तो यहां पर भी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यही है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो भैया, सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य जो हमारा था अकाउंटिंग करने का, वो ये था कि हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके। क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके। वो भी कैसे? सिस्टमैटिकली। याद कीजिए, अभी जस्ट आपने देखा था कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अब साइंस में हमने कहा था ना कि साइंस मतलब क्या? रूल, सिस्टम, पॉलिसी, प्रिंसिपल, मेथड, टेक्निक, एक्सपेरिमेंट जहां होते हैं उसी को तो साइंस कहा जाता है ना। तो इसीलिए हमने कहा है कि यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करने का काम तो करेंगे ही, लेकिन कैसे? अपने मन से, अपने तरीके से। कैसे भैया? सिस्टमैटिकली, यानी एक नियमबद्ध तरीके से हम लोग काम करेंगे, अपने मन से काम नहीं करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो गए कि किस लिए अकाउंटिंग किया जाता है? बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को क्या करने के लिए? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। फिर उसके बाद, अच्छा ये रिकॉर्डिंग क्यों किया है आपने भैया? रिजल्ट को जानने के लिए। किसके लिए किया? टू ascertain the profit or loss of the business। to ascertain the profit or loss of the business, यानी बिजनेस का लाभ और हानि पता करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। सोचो, अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने से लेकर के रिपोर्ट करने तक का काम नहीं करोगे, तो क्या आपका बिजनेस का लाभ और हानि पता चलेगा? संभव है? लिखना तो पड़ेगा ना। किसी भी बिजनेस का रिजल्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ना, सिस्टमैटिकली, बाय रूल। तो दूसरा नंबर पॉइंट था कि असर्टेन करना है हमको प्रॉफिट और लॉस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगला नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कीप द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। अगला नंबर पॉइंट क्या है? टू नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा भैया, कहने का मेरा मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस पता कर लिए हैं, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि क्या रीजन रहा है उस प्रॉफिट और लॉस का। अगर हम लाभ हानि आप बिजनेस का पता कर ले रहे हैं, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। रीजन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्यों हुआ लाभ और क्यों हुआ हानि बिजनेस को, ये पता अगर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और चलो भैया, प्रॉफिट और लॉस तो ही केवल नहीं पता चलता, हम भी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट आपको तैयार करना पड़ता है। किस चीज का? पोजीशन का। ये तो परफॉर्मेंस का हो गया ना, प्रॉफिट और लॉस। एक पोजीशन भी तो पता किया जाता है। तो भैया यहां पर क्या एक और क्या आपको करना पड़ेगा? क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा अकाउंटिंग करने का? केवल परफॉर्मेंस पता करना कि पोजीशन भी पता करना? हाँ, टू ascertain the financial position of the business, to
ascertain the financial position of the business। यानी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको पता करना है, मींस कि बिजनेस के सॉल्वेंसी के बारे में अगर आपको पता करना है, मींस कि बिजनेस में कितने प्रॉपर्टी हैं, कितने लायबिलिटी हैं और कितना उसका कैपिटल है, ये अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्या विदाउट अकाउंटिंग आप बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं? क्या बिजनेस का एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पता कर सकते हैं? जब लाभ हानि नहीं पता कर सकते तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी कैसे पता चलेगा? संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसीलिए हम लोग इसलिए भी अकाउंटिंग करते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का कि हम फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके। फिर देना आगे बढ़े तो अगला नंबर, टू ascertain the progress of the business from year to year। अब देखो भैया, जब हमने अभी पोजीशन पता कर लिया बिजनेस का, यानी स्थिति हमने पता कर लिया कि बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज और कितना कैपिटल है, तो क्या ये नहीं पता चल जाएगा कि बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, हमें 9th क्लास का रिजल्ट पता है और हमें 10th क्लास का रिजल्ट पता है, तो नहीं पता कर सकते कि बिजनेस बच्चे में क्या प्रोग्रेस है या क्या डिमोशन है? नहीं पता चल जाएगा? आसानी से पता चल जाएगा। तो बिजनेस का पोजीशन अगर हमको पता अगर होगा तो हम आसानी से बिजनेस का प्रोग्रेस भी पता कर लेंगे। अगर एसेट्स बड़ा है, मींस कि आपका बिजनेस का जो प्रोग्रेस है वो अच्छा हुआ है ना, पॉजिटिव हुआ है। और वही अगर मान लो कि बिजनेस में लॉस हुआ है, तो फिर बिजनेस में अगर लॉस होगा तो आपका प्रोग्रेस डिमोशन हुआ है, घटा है, प्रोग्रेस नहीं हुई है ना। ऊपर जाने की बजाय क्या हो गया? नीचे आ गया है। तो ये कुल मिलाकर जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक तो पोजीशन आप नहीं पता कर सकते हैं, और जब पोजीशन नहीं पता करेंगे तो उसका प्रोग्रेस भी आपको नहीं पता चलेगा। चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। फिर अगला नंबर, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर और फ्रॉड। अच्छा देखो भैया, मान लो कि आपने बिजनेस का प्रोग्रेस पता कर लिया, तो केवल प्रोग्रेस पता करने से ही काम थोड़ी चल जाएगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका है, लेकिन उस रिजल्ट में आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि आपके बिजनेस से कितना एरर हो रहा है और कितना फ्रॉड हो रहा है। बिजनेस में रिजल्ट में घपला भी हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, चोरी हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो क्या ये रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो देखो भैया, अकाउंटिंग हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हम ये पता कर सके कि हमारे बिजनेस में कितना एरर है और कितना फ्रॉड है। अब देखो भैया, है तो दोनों गलती, एरर भी गलती और फ्रॉड भी क्या है? गलती। बस अंतर क्या है एरर और फ्रॉड के बीच में, कि एरर जो होती है वो अनजाने में हो जाती है। क्या होता है भैया? अनजाने में, जिसको हमने सोचा समझा नहीं था, जिसको हमने मतलब अनजाने में जो चीजें हो गई। जबकि फ्रॉड जानबूझकर जो करी गई थी, जो बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी, जो सोच समझ करके करा गया था, जो फुल्ली कंसेंट के साथ किया गया था, वो क्या हो गया? फ्रॉड। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो गई है, अनसर्टेनिटी के कारण हो गई है, वो क्या हो गया है? एरर। तो एरर और फ्रॉड ये दो चीजें हैं, और इन दोनों का पता अगर आपको लगाना है, खोजना है, पता करना है, उसको दूर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। विदाउट अकाउंटिंग तो संभव नहीं है कि आप गलती का पता लगा लीजिए। लिखिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कहां चोरी हुआ नहीं हुआ?
पता चलेगा क्या? चोरी का पता या गलती का पता आप तभी पता कर सकते हैं जब आपने क्या कर रखा है? अकाउंटिंग कर रखा है। और नेक्स्ट कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब देखो भैया, वेरियस पार्टीज कहने का मेरा मतलब है कि बिजनेस के रिजल्ट को देखने के लिए एक लोग नहीं होते। अभी जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रिपोर्टिंग के अंदर में कि जो भी आप लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं उस रिपोर्ट को देखने वाले कितने लोग होते हैं? अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों में प्रकार दो ही होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? जितने भी व्यक्ति हैं वो दो ही प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो बिजनेस के अंदर के लोग होंगे या बिजनेस के। तो पार्टीज में भी दो ही प्रकार हैं बाबू, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। दो ही लोग हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इन लोगों को अगर इंफॉर्मेशन आपको देना है बिजनेस का, अगर अलग अलग पार्टीज को जो इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो क्या विदाउट अकाउंटिंग संभव है? क्या बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिना रिकॉर्डिंग किए, बिना क्लासिफाइंग, बिना समराइजिंग, बिना एनालाइजिंग, बिना कम्युनिकेटिंग के हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? अब इन दोनों को इंफॉर्मेशन अगर आपको देना होगा तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करना जरूरी है। इसी कारण ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि ये सारा काम आपको इसलिए भी करना है ना? उद्देश्य क्या था? क्यों हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे? बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। एक एक करके सारे पॉइंट को समझते फिर से। हमारा अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। तीसरा, क्या रीजन था उस प्रॉफिट और लॉस के पीछे, क्यों बढ़ा है और क्यों घटा है पिछले साल से। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बिजनेस का। फिर प्रोग्रेस पता करने के लिए बिजनेस का, क्यों एसेट्स बढ़ा है और क्यों घटा है। फिर एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। फिर देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वेरियस पार्टीज को। ये सब हमारे क्या थे? उद्देश्य थे इस काम को करने से पहले। कोई दिक्कत? अब देखो भैया, अगला एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसका क्लास हम लोग करेंगे अगले क्लास में, है ना? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? तब तक आप इस चीजों को एक बार स्टडी करिए। हम अगले क्लास में इस चीजों को आपसे पूछताछ करेंगे, ठीक है?